हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आपका आरआरबी एनटीपीसी का 17 जून को जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है सभी शिफ्टों का। तो इस क्लास में हम जी के जीएस के क्वेश्चंस देख लेंगे जो पूछे गए हैं। तो ये जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, ठीक है, आने वाली शिफ्टों में। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और कुछ से हमें ओवरव्यू पता चलेगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। एरियाज हमें पता लग जाएंगे। तो आने वाली क्लासेस के लिए पी वाई क्यूज़ के लिए सभी एग्ज़ाम्स के पी वाई क्यू करा रहा हूँ मैं, सी जी एल के भी करा रखे हैं। तो जो बच्चे सी जी एल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट है और पी वाई क्यूज़ भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें। और क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन। और जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, और देखिए टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी अपडेट्स मिलती हैं आपको जीएस एग्जाम्स क्रैकर के नाम से ही। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रीवियस जो क्लासेज हैं और शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं प्रीवियस शिफ्टों के, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी आप चैनल पे विजिट करके वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था। और दूसरी बात मैं बता दूं भाई, डिक्टो क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो सकता है बट जो कॉन्टेक्स्ट है जो पूछा गया है वो चीज़ बिल्कुल क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। बट हाँ, ये है कि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन का जो पूछे गए हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ रहेगा, ठीक है। और ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए नहीं है, ना ही मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो बस हम आंसर्स देखेंगे और अपना जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, और तीनों शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे भाई इसमें। नाइट ब्लाइंडनेस पहला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी वजह से। बाकी विटामिन B12 की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। विटामिन सी की कमी से इससे होता है स्कर्वी, जो मसूड़ों से खून आता है वो विटामिन सी की कमी से होता है भाई। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो है बीमारी होती है जिससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है इन विटामिन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है भाई। अंडर आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स ऑफ। तो अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास विशेष शक्तियां हैं, तो कौन सी हैं भाई? तो आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है आर्टिकल 246। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, वो लॉज बना सकते हैं जो है यूनियन लिस्ट पे, ठीक है, जो कि 7th शेड्यूल में दे रखा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये दे रखा है। इसके अलावा पार्लियामेंट शेयर्स कंकरेंट लॉ मेकिंग पावर्स विद स्टेट लेजिस्लेचर ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन लिस्ट थर्ड, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यही पूछा गया था, ये जो है ऑप्शन में दे रखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के पास 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान रखना है। पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की पावर्स, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो इन एक्सेल व्हाट इज B5 एंड हाउ वी राइट। तो एक्सेल में B5 का क्या मतलब होता है, कैसे लिखते हैं इसे? तो जो B होता है, B का क्या मतलब है, ये कॉलम होता है और 5 जो है रो होती है, तो ऐसे इसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो देख लेते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, और नहीं पढ़े हैं तो बहुत टफ लगने वाला है। क्योंकि जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा दे रखी है, वो आर्टिकल 29 में दे रखी है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय गारंटरिंग
देयर राइट्स टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो ये गारंटी देता है भाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जो उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए भाई 12 से और पूरे 35 तक, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपीज पता होने चाहिए और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल है भाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा था कहाँ पे है, तो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है भाई। और ये बना कब था, 1993 में बना था, ईयर याद रखना है, ठीक है। किसके अंडर बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पूछा गया है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर कि इसके चेयरमैन कौन है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कब बना था, ये चीज़ें याद रखनी है। और कितनी मेंबर बॉडी है ये भी पता होनी चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो एक बार पढ़ लें। अगर आपके पास नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो गूगल करके देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है, गूगल कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर ये है, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें भाई, कमेंट सेक्शन में फ़ायदा उठा सकें कि अच्छा ये इनके चेयरमैन हैं, ये अभी के लिए जो है इनकी कितनी मेंबर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कुछ बॉडीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, तभी एग्जाम्स में आते हैं। रामोसी रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था भाई, क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन रामोसी रिवोल्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। तो रामोसी रिवोल्ट वाज अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग बाय द रामोसी पीपल कम्युनिटी फ्रॉम अ वेस्टर्न घाट्स। तो इनकी लोकेशन कहाँ थी, तो वेस्टर्न घाट रीजन महाराष्ट्र में हुआ था। जो रामोसी रिवोल्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो ये शायद पूछा गया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं ये पूछा गया था शायद कि जो रामोसी रिवोल्ट है वो किसके अगेंस्ट हुआ था, तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर ईयर पूछ ले तो भाई 1822 से और 1829 के बीच में हुआ था। तो ये काफ़ी टाइम तक चला था भाई जो रामोसी रिवोल्ट है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो पहाड़ी है उत्तर पूर्व भारत में स्थित नहीं है। तो देखो गारो दे रखा था, खासी दे रखा था, नागा दे रखा था, तो ये तो है नॉर्थ ईस्ट में। अब इनके अलावा जो दे रखा होगा ऑप्शन में, नीलगिरी हिल्स ये भी अपना नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, डोडा बेटा जो है पीक ये भी नहीं है। तो जो भी इन तीनों के ऑप्शंस के अलावा फोर्थ ऑप्शन होगा वो ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको हिल्स पता होनी चाहिए और माउंटेन रेंज पता होनी चाहिए कि किस एरिया में है, थोड़ा मोटा मोटा जियोग्राफी पता होना चाहिए भैया आपको, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है डियर लर्नर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चार्टर एक्ट 1793, तो चार्टर अधिनियम 1793 का कुछ प्रोविज़न पूछ लिया था। तो ये देख लेते हैं। जो चार्टर एक्ट था 1793 का, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट में किया गया था, एक्ट दैट रिनाउंड द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग दैम कंटिन्यूड ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो इसमें क्या था, देखिए एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ से पढ़ते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया, जिससे उन्हें अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार एकाधिकार जारी रहा, ठीक है। उनका जो है 20 साल तक और जो है मोनोपोली बढ़ा दी थी इनकी 1793 में। जितने भी एक्ट आए थे 1773 से लेके रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था सबसे पहले 1773 का, 1773 का, और आपका 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहाँ तक आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट एक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या प्रोविजंस थे, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है भाई किसी ना किसी शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई,
तो ये है व्हाट कॉज विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो उत्तर भारत के मैदानों में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है। तो देखिए जो विंटर रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो किसकी वजह से होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से होती है। तो ये जो ईस्टवार्ड मूविंग वेदर सिस्टम है ओरिजिनेट इन दी मेडिटेरेनियन रीजन, जो विंड होती हैं वो मॉइस्चर गेन करती हैं मेडिटेरेनियन रीजन से, और यहाँ पे जो है अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में बारिश करती हैं विंटर्स में। क्यों बारिश करती हैं, जो मॉइस्चर लेडन विंड होती हैं जिनमें मॉइस्चर होता है विंड्स में, हवाओं में, तो वो वहाँ पे यहाँ पे जाके टकराती हैं हिमालय से, तो वो टकराएंगे ऊपर उठेंगी तो मॉइस्चर जो है उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ बारिश हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न में, वो इधर नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो मेडिटेरेनियन रीजन से, जो विंड्स जो मॉइस्चर लेती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2023-24। तो विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है फिस्कल ईयर 2023-24, ये था 7.5%। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो 2024-25 में इसे प्रोजेक्ट किया गया था कितना परसेंट, 7%। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। एक आईएमएफ के बारे में पूछ लेते हैं और एक वर्ल्ड बैंक के बारे में, अगर कोई जो जीडीपी ग्रोथ या कुछ हुआ है कितनी परसेंट जीडीपी रहने वाली है, तो इन दोनों के बारे में पूछता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोसोल प्रोपेलेंट यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एरोसोल प्रणोदक, प्रशीतन और एयर कंडीशन उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन पूछ लिया है एरोसोल प्रोपेलेंट की। तो फ्रियोन जो है आपका ऑप्शन में दे रखा था, फ्रियोन ही है। फ्रियोन देख लेते हैं, इज अ टाइप ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स was historically used as an aerosol propellant in refrigeration and air conditioning. It has largely been phased out due to its ozone depletion properties, इसलिए इसे phase out कर दिया गया था। Modern refrigeration and air conditioning system primarily used alternative refrigerants like hydrofluorocarbons and other compounds like हाइड्रोफ्लोरोफीन्स ऑफीन्स ऑल्फीन्स बोलते हैं, अमोनिया एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। फ्रियोन इसका जो है ऑप्शंस में था, तो यही इसका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रमप्पा टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए रमप्पा टेम्पल के बारे में पूछा गया था। तो जो रमप्पा मंदिर है किस राज्य में स्थित है। हो सकता है क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया हो, लेकिन रमप्पा टेम्पल मेन कॉन्टेक्स्ट था, तो रमप्पा टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। जो रमप्पा टेम्पल है इसे रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। काकतीय डायनेस्टी काकतीय स्टाइल में बना हुआ है। हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू गॉड शिवा लोकेटेड इन तेलंगाना। ठीक है भाई, रमप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और काकतीय डायनेस्टी ने बनवाया था, और हिंदू जो है टेम्पल है और गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। लोकेशन है इसकी तेलंगाना में। तो इसके अलावा नहीं पूछेगा, इसमें इतना ही पूछ सकता है लोकेशन वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीस एम्बेसडर केम टू चंद्रगुप्त मौर्याज कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्याज है भाई यहाँ पे, मौर्याज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनान राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आया था भाई, ये तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, एंशियंट इंडिया, एंशियंट जो हिस्ट्री है वो तो सबने ही पढ़ रखा है। तो बताइए भाई, मौर्यन एम्पायर जिसने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ग्रीक जो एम्बेसडर है मेगास्थनीज जो है, इसने विजिट किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कोर्ट में आए थे। और जो मेगास्थनीज था इसे किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर जो है रूल कर रहा था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे जो है आक्रमण किया था नॉर्थ वेस्ट एरिया में, तो सेल्यूकस निकेटर को बैठा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है इनके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है युद्ध होता है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो उसके बाद भाई
जो है मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज को भेजते हैं, जो कि एम्बेसडर था, जिसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा फेमस फॉर। तो आईवीसी, आईवीसी का फुल फॉर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा इज फेमस फॉर वेल प्रिजर्व्ड हड़प्पा ईरा सिटी, रिनाउंड फॉर इट्स सोफेस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के लिए, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भाई। एंड यूनिक आर्किटेक्चर, तो इसके लिए धोलावीरा जाना जाता है। तो आईवीसी के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछ रहा है, कोई ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है उनके बारे में पूछ रहा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है भाई। वुमेन आईपीएल जो हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग्स 2025 विनर्स, तो विनर्स कौन था और उसके कैप्टन कौन थे? शायद कैप्टन के बारे में पूछा था कि इनकी कैप्टन कौन है। तो महिला आईपीएल 2025 की जो विजेता टीम रही थी वो मुंबई इंडियंस रही थी, और इसकी जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। इतना आपको ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है बट जरूरी नहीं है वो भी, बट हो सकता है। ठीक है, इतना आपको पता भी होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म पूछी है सीडी की, तो सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर के क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं मैंने कुछ कुछ। तो हरिसेन वर द कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर। तो हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे भाई, गुप्ता डायनेस्टी के जो है रूलर थे समुद्रगुप्त, और इनके दरबार में रहते थे हरिसेन। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ द करंट लोकपाल चेयरपर्सन, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन बोलते हैं इसको, ऑफ इंडिया। तो अभी भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मणिकराव, मानिकराव और खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर है पूरा नाम इनका, यही है भाई, एक ही है ये, अजय मानिकराव खानविलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम फॉर नेशनल टूरिज्म डे 2025 इज। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 की विषय वस्तु क्या है? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये इसकी थीम है 2025 के लिए, नेशनल टूरिज्म डे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 43B में क्या दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, किस पर बात करता है ये? तो आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडीवर टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये याद रखना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से एसोसिएटेड है ये 43B। ठीक है, और इस आर्टिकल को जो इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कब इंसर्ट किया गया था? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया था, और आर्टिकल 43B को। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है, राजस्थान पे, झारखंड पे, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश। तो इस एरिया पे जो है, इन तीन स्टेटों पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है इनके जो है नेशनल पार्क्स पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। तो ज़रूर से पढ़ लें भाई अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो जो है रणथंबोर नेशनल पार्क ये है आपका राजस्थान में, क्योलाडो नेशनल पार्क भी राजस्थान में, और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस इन टेम्पल्स वेयर द पीपल असेंबल्स। तो मंदिर में उस स्थान को, और उस स्थान का नाम क्या है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं? ठीक है भाई, तो ये पूछ रखा है इन्होंने, कुछ इस तरह से टेम्पल बना होता है भाई। ठीक है, इसके आगे कुछ ऐसे 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 मंडपास बने होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, ये मेन श्राइन होता है। ठीक है, जिसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, सैंक्टम सैक्टोरम बोलते हैं इसे, और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं पूजा के लिए। ठीक है, ये एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है,
ये मेन डीटी का वो है। इसके बाद जो ये होता है इसे मंडप बोलते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडियन में और साउथ इंडियन में मंडपाज होते हैं दोनों में ही। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं वो नगरा स्टाइल में होते हैं, और जो साउथ इंडियन टेम्पल होते हैं वो द्रविड़ा स्टाइल में होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन, तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत फाउंड इन 1904। तो 1904 में बना था। ये एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी जो कि बनाई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर जी का नाम आप सुनते होंगे, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी में दे रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो इम्पोर्टेंट है वो ही दे रखा है मैंने, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेगा किसने बनाई, कई बार ये पूछ लेगा कब बनाई, तो इतना आपको ध्यान रखना। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायहम्प, तो टाइगर ट्रायहम्प का अभ्यास जो है किस किस देशों के बीच होता है, ऐसे ये क्वेश्चन था शायद। तो मुझे इतना पता है कि ये क्वेश्चन आया था टाइगर जो है टाइगर ट्रायहम्प वाला। तो एक्सरसाइज होती है भाई जो है इंडिया और यूएसए के बीच, ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ये एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज ट्रायहम्प ये होती है यूएसए और इंडिया के बीच में, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैलाश टेम्पल लोकेटेड इन, तो कैलाश जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है ये बताया है, उसकी लोकेशन पूछा गया है था शायद जो है क्वेश्चंस में। तो कैलाश टेम्पल एलोरा जो केव्स हैं वॉज बिल्ट बाय कृष्णावन, कृष्णावन में ने बनवाया था जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे, इतना आपको पता होना चाहिए। कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स जो है, ठीक है, और बनवाया किसने था? कृष्णावन में, कृष्णावन ने, जो कि बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भाई, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और सिंगल रॉक से बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इंदिरा पॉइंट लोकेटेड एट विच आइलैंड, तो इंदिरा जो बिंदु है सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है, ठीक है। उनका ही उसका ही पार्ट है ये, जो इंदिरा पॉइंट है सबसे साउदर्न पॉइंट है ये इंडिया का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स रिड्यूस फ्रॉम 7 to 6, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, इसमें जो है पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 7 थे, उनमें से एक जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है उसे हटाकर, जो है फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उसे लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो वो डाल दिया है आर्टिकल 300, 330 नहीं है, 300 में डाल दिया है, 300A में, जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था, ठीक है भाई। पहले 7 थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, और 6 के 6 पता होने चाहिए विद आर्टिकल। और ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A में है, और इसे लीगल राइट भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स क्रिएटेड मोर नंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, ठीक है, या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट किसने सबसे ज़्यादा बनवाए? तो अशोका ने बनवाए, और अशोका जो है मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और शायद एक क्वेश्चन ये भी था कि अशोका का जो है बिंदुसार से क्या संबंध है, तो बिंदुसार जो है अशोका के पिता थे। बिंदुसार मैं एक बार बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य उनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोका, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। कुणाल और कुणाल और दशरथा, दशरथ, दशरथ, कुणाल और दशरथ जो है ये भी इनके शायद पोते थे भाई इनके, कुणाल और दशरथ, ठीक है। और अशोका के जो एक बेटा था एक बेटी थी, तो वो मनेंद्र उनका बेटा था, और संगमिता इनकी बेटी थी। इन्होंने काफ़ी काम किया जो है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, फैलाने में, ठीक है। और बृहद्रथ शायद लास्ट रूलर था, बृहद्रथ ये लास्ट रूलर था इसका जो है बुद्धि जो है मौर्यन एम्पायर का। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई कि इसने जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, बिंदुसार थे ये आजीविकाजिम को, आजीविकाजिज्म, आजीविका जो धर्म होता है उसको फॉलो करते थे। अशोका जो है बुद्धिस्ट, ठीक, ठीक है, इनको स्प्रेड करने में काफ़ी काम किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्तूपाज या मॉन्यूमेंट्स जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं वो बनवाए हैं अशोका ने,
एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था शायद, कलिंगा वॉर कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई, बताओ आप कब हुआ था? तो ये आपको बताना है कब हुआ था, 261 में हुआ था या 361 में हुआ था, ठीक है, BCE में। और कलिंगा जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, 261 BC में हुआ था ये। इनके 9 साल के जो है कॉरोनेशन के बाद 269 BC में इनका कॉरोनेशन हुआ था। फिर उसके बाद जो है ये हुआ था 260 या 360 है, ये कन्फ्यूजन में है थोड़ा सा, ये देख लें भाई आप, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी है। तो चलिए भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में जो है औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थार डिजर्ट इन इंडिया टचेज देयर बाउंड्रीज विद बॉर्डर कंट्रीज, तो भारत में जो थार रेगिस्तान है उसकी जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है भाई, जो थार डिजर्ट है राजस्थान में है इंडिया के। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो भारत के वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो अभी 26 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें जो है डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि क्लासेस रेगुलर आएंगी। अब तो दो दो क्लास आएंगी भाई, क्योंकि एसएससी CGL के भी मैं PY को लेके आ रहा हूँ ना, तो उसकी भी सीरीज़ आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अपने जो है रिव्यूज़ वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं क्लासेस, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एक अच्छी एनर्जी के साथ, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है आपको, ठीक है, और टू द पॉइंट रहना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है। तो चलिए भाई, जय हिंद, गुड बाय।